आज मान्यवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस। आज ही के दिन सन 2006 में उनका परिनिर्वाण हुआ। बहुजनों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना निर्माण करने वाले मान्यवर, इनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। आज बात करेंगे मान्यवर साहब के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं पे जो ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। आइए जानते हैं। आज का सुरेख भारत में छपा 1997 का मान्यवर साहब के पर्सनल असिस्टेंट एवं उनके डॉक्टर सुरेश कुमार, इनके इंटरव्यू के कुछ अंश। वे कहते हैं, सामान्य लोगों का जागने का और सोने का एक टाइम टेबल होता है, काम का टाइम टेबल होता है, मगर साहब का कोई टाइम टेबल नहीं था। देर रात तक कार्यकर्ताओं से वार्तालाप चलता और जब वे बिस्तर पर जाते तब पूरे भारत की गतिविधियां उनके नजरों के सामने से गुजरने लगती थी। फिर अचानक उन्हें कुछ याद आता और वे फोन डायल कर उत्तर प्रदेश बसपा अध्यक्ष के घर कॉल करते, या मध्य प्रदेश के दाऊराम रत्नाकर, या महाराष्ट्र के सिद्धार्थ पाटिल, तो कभी पंजाब के लाल सिंह सुल्हानी के घर बेल बजती। अगर चर्चा चली तो घंटा 2 घंटा खत्म नहीं होती। साहब ने अपना कभी कोई प्लानिंग कागज पर नहीं बनाया। सब कुछ कंप्यूटर की तरह दिमाग में फिट रहता। आंखें मूंद कर बिस्तर पर लेटना, इसे ही हम नींद कह सकते हैं, मगर उनका दिमाग कभी सोता नहीं था। केवल बहुजनों के बारे में सोचते रहते। वे कहते हैं, जब भी कभी मैं रात के किसी भी प्रहर में साहब के पास गया तो वे जागते ही दिखते। डॉक्टर सुरेश कुमार आगे कहते हैं, साहब का सम्मान पूरा देश करता है, मगर उत्तर प्रदेश के लोग साहब के ऊपर काफी श्रद्धा रखते हैं। वे साहब को बाबा साहब अंबेडकर की तरह बहुजनों के मुक्तिदाता मानते हैं। वे कहते हैं, उत्तर प्रदेश ने बाबा साहब को बहुत देरी से समझा। लंबे अरसे तक वे बाबू जगजीवन राम के चंगुल में फंसकर कांग्रेस के पीछे दौड़ते रहे। मान्यवर ने उन्हें न केवल कांग्रेस के चंगुल से बाहर निकाला, बल्कि बाबा साहब समझाकर उनके भीतर आत्मसम्मान की भावना भी जागृत की। साहब के सभा में लाखों की भीड़ रहती थी। उनकी छोटी छोटी सभाओं में कम से कम 1 लाख लोग उपस्थित रहते। लोग उनको सुनने के लिए इतने बेसब्र होते कि घंटों तक इंतजार करते। वे कहते हैं कि चुनाव के दौरान की बात है, एक बार मौसम खराब होने के कारण हमारा हेलीकॉप्टर इटावा नहीं पहुंच पा रहा था। साहब बड़े बेचैन थे। सभा में पहुंचने के लिए 7 घंटे विलंब हुआ। चुनावी माहौल में लोग इतना लंबा इंतजार नहीं करते, लेकिन साहब को पूरा विश्वास था कि लोग रहेंगे। 7 घंटे लेट होने के बावजूद भी 1 लाख से भी ज्यादा लोग वहां उपस्थित थे। अंतराल के समय वहां की यूनिट द्वारा जागृति गीतों का कार्यक्रम जारी था और उसके बाद भी 1 घंटा उन्होंने साहब को सुना। मैं समझता हूँ इस श्रद्धा की मिसाल कहीं और नहीं मिलेगी। डॉक्टर सुरेश कुमार आगे कहते हैं, अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच साहब की कोशिश होती कि वह ठीक समय पर सभा स्थान पर पहुंचे। एक बार हम राजस्थान में चुनावी दौरे पर थे। गंगानगर एवं बीकानेर प्रभाग में साहब की सभा थी। चंडीगढ़ में सभा होने के बाद हमें राजस्थान जाना था। चंडीगढ़ में
घना कोहरा होने के कारण हेलीकॉप्टर अपनी उड़ान नहीं ले पा रहा था। ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। कोहरा छटने का नाम नहीं ले रहा था। सुबह 10 बजे से कोहरा छटने का इंतजार कर रहे थे। पायलट ने कहा, कोहरा छटने के लिए 5 घंटे और लगेंगे। साहब को विश्राम गृह विश्राम करने के लिए कहे जाने के बाद उन्होंने कहा, विश्राम गृह में मेरा मन नहीं लगेगा, मैं यहीं रुकता हूँ। यहाँ रुकने से मुझे यह तसल्ली तो बनी रहेगी कि इस देरी के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मन में मलाल नहीं रहेगा और जैसे ही मौसम ठीक होगा हम चल पड़ेंगे। और सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हेलीपैड पर डटे रहे। खाना भी वही मंगवाया और शाम 4 बजे उड़ान भरी। वे साहब के स्वभाव के बारे में कहते हैं, वे बहुत ही खुशमिजाज और मजाकिया थे, लेकिन साहब को तब गुस्सा आता है जब उनके कार्यकर्ता या खासकर राज्य प्रमुख उनके उम्मीद के अनुसार काम नहीं करते। साहब की तेज याददाश्त गहन संशोधन का विषय है। उनसे मिलने वाले कार्यकर्ताओं में 90% को वो व्यक्तिशः जानते थे, नाम तक से पहचानते थे। एक जमाना था जब कांशीराम साहब साइकिल से घुमा करते, कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर उन्हें इकट्ठा किया करते। बरसों बाद भी उन्हें उन कार्यकर्ताओं के घर याद रहते, उन्हें बराबर याद रहता। साहब भारत देश के हर शहर में कम से कम एक बार गए। उन्हें इस देश के हर विधानसभा क्षेत्र की पूरी जानकारी रहती। कौन से विधानसभा क्षेत्र में कौन से जाति के लोग ज्यादा है, उनका रुझान किस ओर है, उस रुझान को कैसे बदला जा सकता है, पिछले चुनाव में हमें कितने वोट थे, अगली बार जीतने का समीकरण कैसे बनाया जा सकता है। उन्होंने कभी किसी जानकारी को नोट नहीं किया, ना कोई फाइल बनाई। सारी बातें कंप्यूटर की तरह उनके दिमाग में फिट होती। वो आगे बताते हैं, साहब की एक और खूबी मैंने देखी है, अपनी बात कहने के लिए उन्हें कभी ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं होती। देहातों में शहरों की तुलना में कम भीड़ होती है, मगर केवल इस कारण से वहां मीटिंग को कम समय में नहीं निपटाते। 5 लाख की भीड़ के सामने वे जिस तन्मयता से एवं लगन से अपनी बात रखते, उसी लगन से कम भीड़ के सामने भी रखते। साहब के जीवन में कभी कभी जाने अनजाने में भावुक पल आते हुए डॉक्टर सुरेश ने देखा है। जब भी कभी सभा के दौरान उनकी बूढ़ी माँ अचानक उनके सामने आती तो वे पल भर के लिए खामोश हो जाते। फिर वे हंसते हुए अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अरे बुढ़िया, तू अभी तक जिंदा है। ममता भरे स्पर्श से अपने बेटे के गालों को सहलाते हुए वह कहती है, तोरी आसमान भरी कीरत देखने जिंदा हूँ बिटवा। माँ की आंखें अब थक चुकी है। बरसों बीत गए, बेटा घर से बाहर निकल पड़ा है। अब मुलाकात ऐसी ही किसी मोड़ पर होती है। आगे वे बताते हैं, साहब का कोई निजी सुख दुख नहीं था, मगर जब वे अपने समाज के लोगों को अज्ञानता की गर्त में डूबते हुए देखते तो मन ही मन बहुत दुखी होते। आखिर में डॉक्टर सुरेश कुमार जी कहते हैं कि साहब आजकल सामान्य मानव की परिभाषा से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इस देश के दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर वे उभर रहे हैं। जो लोग सदियों से गुलामी का जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, उनके लिए साहब अखंड ऊर्जा का स्रोत है। द थिंग की तरफ से भारत के बहुजनों के नेता, करिश्माई नेतृत्व,
बहुगुणों के धनी मान्यवर साहब कांशीराम को विनम्र अभिवादन। साहब, आपका संघर्ष जाया नहीं जाने देंगे।